हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम आज यहाँ पर क्यों आए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टर्म 2 के एग्जाम के बारे में जो डेट्स की बातें हो रही है उसके बारे में कल हमको थोड़ी क्लैरिटी मिली है ना। 26 अप्रैल से ऐसी बात हुई है कि 26 अप्रैल से क्या होगी, आपके एग्जाम्स की तैयारियां चालू, मतलब तैयारियां क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं 26 अप्रैल से एक डेट आई है आपकी जो आपको अनाउंस की गई है, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। डेट है, आएगी, उससे पहले जरूरी है पढ़ाई, ठीक है ना। मैग्नेट ब्रेन्स लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको पढ़ाता जा रहा है, चाहे वो टर्म 1 एग्जाम हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपके लिए लगातार वीडियोस एक के बाद एक फीड किए जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों के डाउट थे, कुछ ज्यादा बहुत टाइम तक लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो फर्स्ट बना हुआ है मतलब कि ये जो हमारे पास टर्म 2 एग्जाम आने वाला है। देखो, जब टर्म 1 एग्जाम था तो थोड़े डाउट्स थे हमारे दिमाग में। क्या दिमाग में डाउट्स थे कि कैसा होगा टर्म 1 एग्जाम, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने कंसेप्ट वीडियोस जो बनाकर रखे थे, है ना, कंसेप्ट वीडियोस मतलब हमने जहां पर डिटेल्ड स्टडी करवाई थी आपकी, वो वीडियोस तो मैंने आपको बोला ही कि आप पढ़ो। उसी के साथ साथ हमने आपको वन शॉट वीडियो भी दिए रिवीजन करने के लिए, साथ ही साथ हमने आपको एमसीक्यूज भी कराए, जिससे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे न्यूमेरिकल फंसे, है ना। वैसे ही अब टर्म 2 एग्जाम जो हमारा सामने आ गया है, क्योंकि अब इस टर्म 2 एग्जाम में हमें पता है कि चीजें सब्जेक्टिव भी होने वाली है, हमें डेरिवेशंस भी फेस करना है, हमें थ्योरी भी लिखना है, हमें न्यूमेरिकल्स भी करना है और हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग के भी चीजें करनी है, न्यूमेरिकल्स फेस करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सैंपल पेपर देखे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और मैंने सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद अपना एक रूल बनाया, जिसको मैंने बोला DNH रूल। क्या बोला? DNH रूल। DNH रूल, है ना। डरना नहीं है, डरना नहीं है। और डिटेल बताऊंगा। DNH का फुल फॉर्म डरना नहीं है, दूसरी चीजें आगे जाके बताऊंगा, है ना। ये रूल क्या है और इस रूल को अगर आप समझ गए तो आप कैसे एग्जाम में फतह पा सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्रैक कर जाओगे आप, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो। ये नहीं बोल रहा मैं कि सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, आपको ये DNH रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस DNH रूल को जानने के लिए आप क्या रहे भाई, मुझसे जुड़े रहे और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो हम उसे डील करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उठाकर देखिए, उसमें जितने भी डेरिवेशन आए हैं, आज से मान लीजिए 6-7 साल पुराने पेपर्स आप लेकर आइए और उन सारे पेपर्स को आप छानिए। उसमें आप देखिए कि कितने सारे डेरिवेशंस हैं जो रिपीट हुए हैं या कितने डेरिवेशंस आए हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तो बनते हैं भैया। अब जो हमारे पास टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है, उसमें जो आपको डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे, वो पक्की बात है कि आज से 7 साल, 6 साल, 5 साल पहले जो पेपर्स में डेरिवेशन आए हैं, उन्हीं डेरिवेशंस के जैसे आपको ये टर्म 2 में डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। कोई नई चिड़िया पकड़कर नहीं लाने वाले हैं वो। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। ये वीडियो वैसे कोई मास्टर प्लान नहीं होने वाला है, मास्टर प्लान तो आपको ढेरों लोग बता देंगे। मैं आपको एनालिसिस देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? एनालिसिस देने वाला हूं। उसी के साथ आप अपना मास्टर प्लान भी डिजाइन कर सकते हैं फॉर टर्म 2 एग्जाम। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिक्स में काम आएगा, ये हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस को। तो आप जानते हैं कि जो शुरू के 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, यानी कि ये 3 चैप्टर हो गए, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। इससे आपके पास टोटल 17 मार्क्स का आने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, जिसमें मैं बोलूंगा इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रे ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आप सबसे पहले खत्म करेंगे। इसके डेरिवेशंस आपको करा दिए गए हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पूरे डेरिवेशन करा दिए गए हैं। वेव ऑप्टिक्स के आधे डेरिवेशन हो गए हैं और ये भी रास्ते पर है, आपको लगातार चीजें मिलती जा रही हैं, ठीक है ना। अभिनव सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से कितने मार्क्स का आना है? एटम्स एंड न्यूक्लियर, दोनों चैप्टर को मिला के, डुअल नेचर और एटम्स और न्यूक्लियर को मिला के आपको 11 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है और आखिरी में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके डायोड्स, बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग, गेट्स वेट, सारी चीजें। वैसे तो शायद गेट्स हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में, ठीक है। तो इससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस जो जो आपके फैकल्टीज बोल रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, उस पर स्टिक करके रहे। डीएनएच रूल देखिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आगे चलते हैं। देखिए सिलेबस में ये सारी चीजें हैं, ये आपको पढ़नी है तो आपको पता है। क्या नहीं पढ़ना है उस चीज पर ध्यान दो। जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं वो टॉपिक क्या है भैया, यहां पर है डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में आप जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप जाएंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी का पहला ही जो पेज है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की हेडिंग होगी, है ना। 8.2 है जो सीरीज, आप इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये टर्म 2 में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। सिमिलरली रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये सारी चीजें आपको दी गई है। क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले तो जो नहीं देखो, पढ़ना सबको पता होता है, क्या क्या पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ना है, पहले जाकर बुक में उसको टिक करो कि भैया कुछ भी हो जाए मैं ये चीज नहीं पढ़ूंगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपने दिल पर ले लेते हैं, बोलते हैं यार ये टॉपिक तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मैं पढ़कर ही जाऊंगा। लेकिन भाई देख तो लो, उससे क्वेश्चन आने भी वाला है या नहीं आने वाला है। दिल पर नहीं लेंगे, ईगो पर नहीं लेंगे चीजें, जो चीज बोली गई है वही चीज पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा हम अभी पढ़कर नहीं जाने वाले हैं, शाणा कौवा नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि शाणा कौवा हमेशा करंट वाली तार पर बैठता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको हटाने हैं या रिमूव कर दिए गए हैं या नहीं पढ़ने हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन के बारे में आप बात नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मिरर इक्वेशन की कोई बात नहीं होगी, मिरर फॉर्मूले की कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कुछ नहीं होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात नहीं होने वाली है। साथ साथ एक चीज और है जो यहां पर नहीं है, एक चीज और है ह्यूमन आई। आईज के बारे में भी आपको बात नहीं करना है, ह्यूमन आई, ठीक है ना, ह्यूमन आईज। तो आपको आईज के बारे में बात नहीं करना है, कैसे इमेज फॉर्मेशन है, हाइपरमाइट्रोपिया, मायोपिया, ये सब क्या हो रहा है, हमको ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा चैप्टर भैया आपका, नेक्स्ट होने वाला है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है, और वो टॉपिक क्या है देख लीजिए, डेविसन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक आपको छोड़ देना है, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है लोगों को, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। बस लग कर क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, मैं जो टॉपिक्स आपको रिमूव करने को बोल रहा हूं प्लीज उसको मार्क कर लीजिए, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन भी एक टॉपिक और है, पोलराइजेशन, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, अभी के लिए, टर्म 2 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अब क्या है भैया, यूनिट आपके चैप्टर 11 आ गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें शायद एक ही टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है, और वो क्या है, डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। ये भी आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है ना। ये आपको अभी टर्म 2 एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 12 एटम्स। एटम्स में छोटा सा ही है जो पढ़ना है, छोटी सी सिलेबस है, तो सब कुछ आपको पढ़ना है। एटम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिमूव किया गया हो, एटम्स से सब कुछ आपके टर्म 2 एग्जाम के सिलेबस में डाल दिया गया है। बात करें अगर न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई चैप्टर 13, न्यूक्लियाई से आपके कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, तो वो है मास एनर्जी, क्या है, मास एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, और अल्फा डिके एंड गामा डिके। ठीक है ना, आई बात समझ में, बिल्कुल। मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पूरा टॉपिक है एनसीईआरटी का 13.4.1, उसे देखिएगा, वो टॉपिक नहीं आने वाला है। फिर 13.6 नहीं आने वाला है, 13.6.2 नहीं आने वाला है, 13.6.4 नहीं आने वाला है। मैं चाहता तो यहाँ पर पेज नंबर भी डाल सकता था, लेकिन ठीक है, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम समझ सकते हैं कि अगर चैप्टर ये है तो चैप्टर के ये पॉइंट्स हमको क्या करना है, हटाना है। आई बात समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है लास्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इसमें से आपको जेनर डायोड के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हटा देने हैं। इसमें से आपके क्या क्या टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं भैया, तो जेनर डायोड, जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड के आपको सारे जो फीचर होते हैं ना, वो कुछ नहीं पढ़ना है ना। जंक्शन ट्रांजिस्टर्स नहीं पढ़ना है, और जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर नहीं पढ़ना है। इन शॉर्ट, जेनर डायोड के बारे में ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स भी अभी आपको छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि ये काम के नहीं है, अभी टर्म 2 एग्जाम में ये नहीं आ रहे हैं। क्लियर, पक्का 100%। चलिए वेरी गुड, तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब आप देखिए, एक सैंपल पेपर है, ये क्या है, ये भैया सैंपल क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 का, फिजिक्स थ्योरी, टर्म 2 एग्जाम के लिए। देखिएगा ध्यान से, उसका मैंने क्वेश्चन 8 उठाया हुआ है। ठीक है ना, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या ये चीजें हमने नहीं पढ़ी क्लास में? क्या ये मैंने चीख कर चिल्ला कर आपसे डिस्कस नहीं किया है?
क्या मैंने ये डायग्राम बनाते टाइम आपको आराम से बोला है ना कि भैया इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, कैसे इमेज बन रही है, सब कुछ मैं यहां पर डिस्कस करता गया हूं, है ना। उसके क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने आपको एनसीईआरटी के, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप नहीं मानोगे इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये देखिए, यहां पर एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड, ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको क्लास में कराया था। तो ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर में जो चीजें आपको दे दी गई हैं या आने वाले पेपर में भी जो चीजें आने वाली है वो कहीं और से उठकर एकदम से आ जाएंगी। कंसेप्ट वही रहेगा, डेटा चेंज हो सकता है क्वेश्चंस का, और ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया ना गया हो। मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूं। ये क्वेश्चन देखिए और उसके बाद ये देखिए, यही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया है यार, कैसी बात कर रहे हो। ये देखिए, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x इज डिजायर्ड, ये देखिए यही क्वेश्चन है कि नहीं सैंपल पेपर में, यही क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एग्जाम में वो भी कहीं ना कहीं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपके फैकल्टीज ने आपसे डिस्कस किए गए होंगे। अब हो सकता है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नोट करना आए, हाँ, लेकिन डेटा चेंज होकर आ सकता है, कंसेप्ट वही रहने वाला है, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे सैंपल पेपर बना है यहां पर, उन्हीं के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ये देखिए, ये कर रहा हूं, आई बात समझ में। हाँ, तो चलिए, ये सारी बातों से आप समझ गए कि क्या छोड़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है ना। सैंपल पेपर जब आप देखोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपसे क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई हैं। अब बात आती है पेपर के एनालिसिस की। इस पेपर को मैंने एनालाइज किया और ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स को मैंने क्या किया है, एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। मेरा मानना यह है, थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया और थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया है पेपर्स को और थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने अपना एक रूल निकाला है, जो कि क्या है, DNH रूल। क्या है, DNH रूल। इसको डरना नहीं है रूल भी बोल सकते हैं, वैसे बेसिकली बोला जाए तो ये जो एनालिसिस मैंने की है उस एनालिसिस से DNH निकल कर आया। इसमें D स्टैंड्स फॉर, ये D किस लिए स्टैंड करता है मैं आपको बताता हूं। D स्टैंड्स फॉर डेरिवेशंस एंड थ्योरी। D स्टैंड्स फॉर डेरिवेशन एंड थ्योरी, डेरिवेशंस एंड थ्योरी, डेरिवेशंस एंड थ्योरी। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपका जो टर्म 2 एग्जाम आने वाला है उसमें से, उस पूरे पेपर में से जो 60% होगा, जो 60% ऑलमोस्ट जो 60% होने वाला है पेपर, वो होने वाला है डेरिवेशंस एंड थ्योरी पर बेस्ड, डेरिवेशंस एंड थ्योरी पर बेस्ड। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि डेरिवेशंस आप क्या करो, पिछले 5 साल के, 5 ईयर्स के, प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के आप क्या कर लो, प्रीवियस ईयर डेरिवेशंस प्रैक्टिस कर लो, आंख बंद करके, बस खत्म। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो 60% ऑफ द पेपर आपका कवर हो जाएगा। मतलब आप पास तो हो गए, मतलब आप पास तो हो गए। अब फाइट है टॉप करने की, अब फाइट है टॉप करने की। डेरिवेशन आपने रट लिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सिर्फ रट्टाफिकेशन अच्छा है, आपको एप्लीकेशन नहीं बनता, तो फिर ये N और ये H वाले पार्ट में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जो 60% वाला पार्ट है ये है रट्टाफिकेशन, ये है रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता भाई, पास करा, अगर रटना आपको पास करा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रटो, पास तो हो यार, पहले पास तो हो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। पास हो गए, अब हमको आगे बढ़ना है, तो अब आपको N और H पर टारगेट करना है। N क्या है, N है एप्लीकेशन पार्ट, N है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट। तो N स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पार्ट, यानी कि एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, यह है आपका N पार्ट, ठीक है। तो जैसे 60% रट्टाफिकेशन पर है, वैसे ही बाकी 25%, क्या बोलूंगा मैं, 25% ऑलमोस्ट, जो मैंने पेपर एनालाइज किए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी दे रहा हूं अपना, थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शन। ये क्या है भैया, ये अजम्पशन और प्रेडिक्शन दोनों को मिलाकर है, ठीक है। चलिए, तो 25% क्या होने वाला है भाई, 25% होने वाला है कंसेप्ट्स का कमाल, कंसेप्ट्स का कमाल, एप्लीकेशन का कमाल, कि आप जो चीजें रट कर आए थे उसको आप अप्लाई कितने अच्छे से कर पा रहे हो, वो है आपका क्या, ये 25% H, ठीक है। सॉरी H नहीं, N। अब बात आती है H की,
अब आती है बात एच की। तो यार यहां तो आप पास हो गए, यहां आप एवरेज नंबर पर आ गए, एवरेज स्टूडेंट्स में आ गए, और अगर अब आपको टॉप करना है तो आपको इस एच पर, ओहो मिट क्यों गए बेचा बेचा बेचा, मिट क्यों गए। अब आपको अगर टॉप करना है तो आपको इस एच पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे ध्यान देना पड़ेगा? एच पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब पेपर का बचा हुआ 15%, अब पेपर का बचा हुआ 15%, ऑलमोस्ट 15% इस एच पर डिपेंड करता है। और ये एच क्या है? ये एच है बेसिकली HOT क्वेश्चंस, HOT क्वेश्चंस। मतलब ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया था 30x वाला, उसको मैं एक HOT क्वेश्चन मानूंगा। मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले आपने डेरिवेशन थ्योरी पढ़ी, उसको आपने अप्लाई करना सीखा, तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगे। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, कंसेप्ट बदल दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि भैया इसकी जगह ऐसा होता तो क्या होता, उसकी जगह वैसा होता तो क्या होता। कंसेप्ट को तोड़ा मरोड़ा जाता है, यह चेक किया जाता है कि आपको पूरे कंसेप्ट की समझ है या नहीं है। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि आदमी ये तो रट लेता है, साथ ही साथ कभी कभी न्यूमेरिकल भी रट लेता है, होते हैं कई लोग। लेकिन जैसे ही HOT क्वेश्चंस की बात आती है ना, तो फिर रट्टाफिकेशन पूरी की तरह फेल हो जाता है। क्योंकि वो चीज, वो जिस तरीके से आप पढ़ रहे होते हो ना चीजों को, वो बदल देता है। बोलता नहीं ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे कान पकड़ रहे हो, ऐसे कान पकड़ रहे हो, ऐसे कान नहीं पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। समझ रहे हो? तो वो कंसेप्ट को थोड़ा तोड़ेगा मरोड़ेगा और आपके लिए क्या बनाएगा? HOT क्वेश्चन बनाएगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप अब टॉप करने की श्रेणी में आना चाहते हो तो आपको पेपर में 15% क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे? HOT लेवल के दिखेंगे। आई बात समझ में? ये HOT क्वेश्चंस अगर आप कर देते हो तो इट विल हेल्प, मैं बोलूंगा कंसेप्ट को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कंसेप्ट को तोड़ा मरोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो इट हेल्प्स यू गेटिंग इनटू टॉपर्स जोन। ये आपको टॉपर्स जोन में क्या करा देगा? एंट्री करा देगा। आई बात समझ में? तो ये था मेरे पेपर का एनालिसिस और थोड़ा सा क्या प्रिडिक्शन कि अगर आप इस DNH रूल को फॉलो करोगे तो टर्म टू एग्जाम क्रैक होगा हर सब्जेक्ट का। डेरिवेशन सटासट लगाओ, आंख बंद करके 5-6 साल पुराने पेपर्स उठाओ, सारे डेरिवेशन कर डालो, 60%, 50 से 60% पेपर आपका क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल्स देखने हैं, NCERT क्वेश्चंस के देखने हैं, हमारे लेक्चर्स को देखना है। आप मैग्नेट ब्रेन्स पे देखिए, आपको सारे NCERT क्वेश्चंस के क्या NCERT सारे क्या बोलते हैं चैप्टर्स के NCERT सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। फटाफट करिए, उसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए सॉल्व करके आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैच करिए आपका आंसर हमारा आंसर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस इस तरीके से आप चलते जाओगे तो आप 60 + 25% तो यू कवर कर गए। बचता है सिर्फ और सिर्फ 15%। तो भाई वो आपकी खुद की भी मेहनत है। मैं ये बात बिल्कुल पूरे दिल पे हाथ रख के बोलूंगा कि ये 15% के जो क्वेश्चंस हैं, ये सीधे उठकर आप नहीं कर सकते कि भैया अब 1 महीना बचा है एग्जाम का तो चलो 15% वाले क्वेश्चन भी हमको बनने चाहिए। ना ना ना, अगर सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम को तो फिर आप इस पर और इस पर ध्यान दीजिए, HOT पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, थोड़ी पहले से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो बिल्कुल आप HOT पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपसे HOT क्वेश्चन ना बने, बिल्कुल बनेंगे। क्लियर बात है? तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिस इज अ रूल विच इज क्रिएटेड बाय मी, यानी कि सत्यम सर, DNH रूल बाय सत्यम सर, बाय सत्यम सर। अच्छा एक बात और बोलूंगा मैं कि यहां पर जो मैंने टॉपिक्स रिमूव की बात की है वो CBSE के हिसाब से की है। किसके हिसाब से की है? CBSE के हिसाब से की है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना कि कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। हो सकता है कि आपके जो स्टेट बोर्ड है, आपके क्या है जो स्टेट बोर्ड है, अलग अलग स्टेट के जो बच्चे होते हैं, हो सकता है उनके सिलेबस में वो टॉपिक्स आ रहे हों। क्लियर है कि नहीं? तो अगर वो टॉपिक्स आ रहे हैं तो प्लीज आप अपने सिलेबस को देखिए और इस सिलेबस से मिलाइए। अगर टॉपिक्स आ रहे होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। जो पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर ही आएंगे, यहीं से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने वो चीजें नहीं पढ़वाई है। देखो जैसे जैसे एग्जाम आता है हम थोड़ी थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, लेकिन हमने जो आपको कंसेप्ट वीडियोस दिए हैं वो पहले ही दे दिए थे। काफी टाइम पहले से हमने आपको पूरे कंसेप्ट वीडियो देकर रखे हैं, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो।
आई मेरी बात समझ में? तो ये डीएनएच रूल आपको अपने पहचान के जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर करना है और बताना है कि लो भाई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सत्यम सर ने एनालिसिस कर दी है, बस अब इस एनालिसिस को फॉलो करो और एग्जाम की तैयारी पर लग जाओ। कहीं भी मार्क्स आपके नहीं जाने वाले टर्म 2 के, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। टर्म 1 में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी भैया, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा क्या होगा, तो हमने सब पढ़ लिया था, हिट एंड ट्रायल मार दिया था। लेकिन यहां पर क्योंकि हम अब कॉन्फिडेंट है, हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, हम इसलिए कॉन्फिडेंट है और इसलिए हमने ये एनालिसिस की है और इसी एनालिसिस पर बेस्ड चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, आपको टर्म 2 एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। डरना नहीं है, डीएनएच डरना नहीं है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है डेरिवेशन न्यूमेरिकल एनएचओटीज क्वेश्चन। आई बात समझ में? सो दिस इज द डीएनएच रूल फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, ताकि आप क्या कर दे, झंडे गाड़ दे किसमें, अपने टर्म 2 एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए टर्म 2 की तैयारी में लग जाइए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हम भी पूरे जोश से लग जाते हैं आपकी तैयारी करवाने में। मिलते हैं हम अपने रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में, तब तक आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और वीडियोस देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। जल्दी मिलते हैं अपने लेक्चर्स में। थैंक यू।